अभी तक हमने सूक्ष्म जीवों के मित्रवत या फिर उपयोगी क्षेत्रों में से दही एवं ब्रेड बनाने के लिए पढ़ा था, यीस्ट शर्करा आदि बनाने के बारे में पढ़ा, उनका वाणिज्यिक उपयोग पढ़ा है। अब हम सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग। तो हम दैनिक जीवन में या दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में सूक्ष्म जीवों का विभिन्न दवाओं में उपयोग करते हैं, जैसे पेनिसिलिन नोटेटम, पेनिसिलिन नोटेटम। इस पेनिसिलिन नोटेटम से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। मलेरिया के लिए जो क्लोरोक्वीन दवाई ली जाती है, और प्रेजेंट में ट्रेंडिंग में जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन है, जिसके बारे में बताया गया था कि यह कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस के उपचार में भी प्रभावी होती है, वो पेनिसिलिन नोटेटम से प्राप्त की जाती है। और यह कुनेन या सिनकोना की छाल में, कुनेन नामक वृक्ष या सिनकोना की छाल में पाया जाता है। यह कवक जो पेनिसिलियम नोटेटम नाम से जाना जाता है, ये कुनेन या सिनकोना की छाल में पाया जाता है, और इस छाल का उपयोग मलेरिया रोग के उपचार में किया जाता है। इसी से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और क्लोरोक्विनोन दवाइयाँ बनाई जाती है। इन सब के साथ साथ जब कभी हमें घाव हो जाता है, तो उस दौरान हमें एजिथ्रोमाइसिन नामक दवा लेते हैं। यह एजिथ्रोमाइसिन भी सूक्ष्म जीवों से ही प्राप्त की जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, ये भी कवक एवं जीवाणु जैसे सूक्ष्म जीवों का प्राकृतिक माध्यम में तथा यदि औद्योगिक रूप से उत्पादन करना होता है तो कृत्रिम माध्यम में इनका संरक्षण किया जाता है या संवर्धन किया जाता है। इन्हें प्रयोगशालाओं में विभिन्न रासायनिक पदार्थों के माध्यम से संवर्धित किया जाता है और वाणिज्यिक रूप से इनका उत्पादन किया जाता है। ई कोलाई नामक जीवाणु होता है, उस ई कोलाई नामक जीवाणु से पेनिसिलिन नामक इंसुलिन के इंजेक्शन बनाए जाते हैं। उसके बॉडी कल्चर से इंसुलिन निकाला जाता है और मधुमेही रोग के उपचार के लिए इंजेक्शन बनाए जाते हैं। तो हमें इसमें पढ़ना है सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग। जब हम बीमार पड़ते हैं, तो हमें इंजेक्शन अथवा एंटीबायोटिक को हम प्रतिजैविक कहते हैं। इंजेक्शन अथवा एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं जो जीवाणु सर नहीं दिख रहा है एवं
जो जीवाणुओं एवं कवक से प्राप्त होती है। अब हमें एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक के बारे में पढ़ लें, ये वास्तव में क्या होते हैं। हेडलाइन डाल देते हैं हमें, प्रतिजैविक क्या है। एक प्रश्न बना के देख लेते हैं इसको। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रतिजैविक ऐसे पदार्थ होते हैं या ऐसी औषधियाँ होती है जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त की जाती है, परंतु ये किसी रोग को नष्ट करने के लिए प्रयोग में ली जाती है, वो प्रतिजैविक कहलाते हैं। प्रतिजैविक अर्थात किसी जीवित के लिए यह हानिकारक होगी और जिसे जीवित के लिए प्रयोग में ली जा रही है उसके लिए हानिकारक नहीं होती है। मनुष्य इसको उपयोग में ले रहा है, मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं होती, लेकिन जिन सूक्ष्म जीवों से प्राप्त की जा रही है उन्हीं सूक्ष्म जीवों के लिए हानिकारक होती है और उन्हीं सूक्ष्म जीवों को ये मारने के काम में उपयोग में ली जाती है। प्रतिजैविक परिभाषा दे लेते हैं इसकी, पढ़ लेते हैं क्या है क्या कुछ नहीं है। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किए जाते हैं तथा इनके प्रयोग से सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, इन्हें प्रतिजैविक कहते हैं। ये औषधियाँ होती है, औषधि सामान्य भाषा में दवा। इनके उदाहरण होंगे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, आदि। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन ये प्रतिजैविक के उदाहरण होते हैं। पेनिसिलिन क्या है? यह कहाँ से खोजी गई? पेनिसिलिन क्या है, यह कहाँ से खोजी गई? जैसा कि हम अभी पढ़ चुके हैं, पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक है जिसका प्रयोग मलेरिया बुखार के उपचार में किया जाता है। यह एक प्रतिजैविक है। जिसका प्रयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है।
1929 में एक जलाशय में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। उन्होंने जलाशय में तस्तरी नुमा कवकों के झुंड देखे। झुंडे देखे जो कई जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं। इस प्रकार पेनिसिलिन नोटेटम नामक कवक से पेनिसिलिन बनाई गई। हमें डॉक्टर की सलाह से ही प्रश्न है हमें प्रतिजैविक का उपयोग डॉक्टर की सलाह से ही क्यों करना चाहिए? डॉक्टर की सलाह से ही क्यों करना चाहिए? आंसर में है, हम जैसा कि पढ़ते आए हैं, अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि प्रतिजैविक के सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। अब हमारे शरीर में कुछ लाभदायक सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। अगर हमने इनका असीमित मात्रा में उपयोग किया, अगर एक तरीके से मान ले तो हमने अंधाधुंध इनका उपयोग किया, तो ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले अन्य लाभदायक जीवाणुओं को भी मार सकते हैं। जैसे हमारी आहार नाल होती है, उस आहार नाल में कुछ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं और ये सूक्ष्म जीव भोजन के जो फसले कण होते हैं उनका अपघटन का कार्य करते हैं। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे हमें प्रतिजैविक का प्रयोग डॉक्टर अर्थात चिकित्सक डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। क्योंकि प्रतिजैविकों के लगातार प्रयोग से
शरीर प्रतिजैविक हमारा शरीर प्रतिजैविक के प्रति उतना प्रभावी नहीं रह जाता नहीं रहेगा तथा असीमित प्रयोग से ये शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। हानिकारक भी हो सकते हैं। इनसे प्रतिरोधकता में कमी हो सकती है। प्रतिरोधकता में कमी हो सकती है। प्रतिजैविक हम क्लियर कर चुके हैं। अब हमें अगले बिंदु पर पहुंचना है, वो है वैक्सीन या टीका। वैक्सीन या टीका। वैक्सीन शब्द वैका VACCINE वैक्सीन, ये वैका से बना है VACCA वैका, और ये लैटिन भाषा में वैका होता है काऊ अर्थात गाय का नाम। गाय को लैटिन भाषा में वाका कहा जाता है। अब इस वैक्सीन की खोज करने का एक रोचक रीज़न है कि कुछ ग्वाले जो गायों को चराने का कार्य करते थे, उन गायों में चेचक नामक रोग फैल गया था। गायों में चेचक नामक रोग फैल गया था क्योंकि वो ग्वाले उन गायों का दूध पीते थे और उन गायों के लगातार संपर्क में रहते थे। हो सकता है गायों को बांधना ही पड़ता होगा, गायों को खोलना ही पड़ता होगा, तो उनकी बॉडी के विभिन्न पार्ट्स या विभिन्न ऑर्गन्स यानी अंग गायों के साथ साथ टच में रहे थे। तो जैसे ही महामारी फैली तो महामारी के वक्त ये चेचक ने अन्य सभी व्यक्तियों को तो प्रभावित किया, लेकिन उन व्यक्तियों को प्रभावित नहीं किया जो सीधा गायों के पालन से जुड़े हुए थे, जो गायों को पाल रहे थे, गायों को चराने का कार्य कर रहे थे या उन गायों का दूध उपयोग में ले रहे थे। तो उस आधार पर एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में इन गायों में कोई ऐसी प्रतिजैविक क्षमता है, एक प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो गई है जिसके कारण इन गायों में रोग उत्पन्न नहीं हुए हैं और उन गायों की देखभाल करने वाले तथा लगातार गायों के संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों को भी चेचक नामक इस रोग ने, इस महामारी ने प्रभावित नहीं किया था। टीका या वैक्सीन। टीका या वैक्सीन चिकित्सा की वह पद्धति है जिसमें चिकित्सा की वह पद्धति है जिसमें आजीवन रोग प्रतिरोधकता, आजीवन रोग प्रतिरोधकता विकसित कर दी जाती है। प्रतिरोधकता विकसित कर दी जाती है।
टीके की खोज 1798 में एडवर्ड जेनर नामक चिकित्सक ने की थी। सर्वप्रथम टीके को गाय से विकसित किया गया था। एडवर्ड जेनर द्वारा चेचक के टीके की खोज की थी। अर्थात जब किसी व्यक्ति को एक बार किसी रोग का टीका लगा दिया जाता है तो उस व्यक्ति के शरीर में आजीवन प्रतिरक्षा, अर्थात उस व्यक्ति को दोबारा उसकी औषधि की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है, उस पोलियो ड्रॉप में भी आजीवन प्रतिरक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। इसे सामान्यतः प्रतिजैविकों की तरह रोजाना ग्रहण करने की या रोजाना लेने की आवश्यकता नहीं होती है। निश्चित समय अंतराल पर इन्हें देना होता है। उदाहरण जो टीके के हैं, उदाहरण चेचक का टीका, पोलियो, खसरा जिसे मीजल्स कहते हैं, डिप्थीरिया, काली खांसी या कुकर खांसी आदि। इनके टीके सामान्यतः छोटे बच्चों में लगाए जाते हैं, जिससे उन बच्चों में आजीवन टीके रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। वर्तमान में पोलियो ड्रॉप एक सामान्य टीका है।